Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256, and please subscribe our channel. Everybody who is listening to this particular video should subscribe our channel if you are looking out for the best OET solutions. So this is a very tricky writing. That is why I really wanted to discuss this writing. वैसे भी OET में एक चीज बिल्कुल सिंपल है. देखो, if I tell you in a very simple way कि OET writing है क्या. OET राइटिंग इज नथिंग बट अ सिचुएशन. वैसे तो स्पीकिंग भी एक सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स है ना. वी आर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, वी आर द नर्सेज, वी आर द डॉक्टर्स. हमें तो सिचुएशन मिलती है. सिचुएशन का मतलब अगर आप इसको प्रिसाइजली बोलो, हमारा तो प्रोफेशन ही यही है. हमारे पास पेशेंट आता है अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके, तो ऑब्वियसली जो हमारी राइटिंग बेस्ड होगी वो ये होगा कि पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या तो हमने उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया होगा. मतलब प्रॉब्लम, मान लो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज है, तो हमने पेशेंट को मेडिकेशंस दी होंगी, डाइट स्टाइल चेंज करवाया होगा, तो पेशेंट की कंडीशन बेटर होगी. जब पेशेंट बेटर हो गया है तो हमें उसको सिर्फ फॉलोअप केयर के लिए भेजना होता है. तो जब फॉरेन कंट्रीज होती हैं, फॉलोअप केयर मेजरली कौन करते हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. और यही तो वो रीजन है कि मैं आपको कहता हूँ कि ज्यादातर ओईटी में जो पेपर होते हैं वो कम्युनिटी नर्स को आते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन होता है? कम्युनिटी नर्स. तो कम्युनिटी नर्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फॉलोअप केयर प्रोवाइड करते हैं. तो जो भी पेशेंट्स को परेशानियां होती हैं, अब हो सकता है डायबिटीज के साथ साथ उसको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो, तो ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स संभाल लेते हैं. सो कम्युनिटी हेल्थ नर्स, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड लेटर्स. जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का लेटर आ सकता है, और एक्चुअल में वही आया. अगर आप पुराने स्टूडेंट से पूछोगे जिसका इस बार पेपर आया था, तो इसीलिए वो लेटर रिपीट होता है, क्योंकि फॉलोअप केयर, यानी कि अगर मैं डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर कर रहा हूँ जिसमें पेशेंट एक कॉम्प्लिकेशन के साथ आया था, उसकी कंडीशन बेटर हो गई है, तो ऑब्वियसली उसको फॉलोअप केयर चाहिए, और फॉलोअप केयर देते ही तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है. नहीं तो फॉलोअप केयर कौन दे सकता है? फॉलोअप केयर नहीं तो सोशल वर्कर दे सकता है. तो ऐसे लेटर का रिपीट होना, इसीलिए आई एम एबल टू मेक गेसेस, एंड आई हैव बीन टीचिंग ओईटी सिंस लास्ट 10 years. दैट इज व्हाई माय गेस वर्क सो मच, क्योंकि लेटर ही 3-4 तरीके के होते हैं मेजरली. तो डिस्चार्ज प्लान के लिए मेजरली यही लेटर होगा. इसके अलावा क्या लेटर आ सकता है ओईटी में? इसके अलावा लेटर आ सकता है कि हम जीपी के पास वापस भेज रहे हैं. जीपी के पास वापस भेज रहे हैं मतलब कि उसका फैमिली जीपी होता है. फैमिली जीपी या पेशेंट का अपना जीपी होता है, यानी कि वो जीपी जो पेशेंट का रेगुलर जीपी का मतलब होता है जनरल प्रैक्टिशनर. यानी कि हमारे, अगर इफ वी टॉक अबाउट आवर इंडियन कल्चर, वी से इट एमबीबीएस डॉक्टर. हमारा जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो घर का जो डॉक्टर होता है हमारा, दैट इज देयर फैमिली जीपी. तो ऐसे ही हमारे इंडिया में हमारे फैमिली जीपी होते हैं. समझो कि हमारे एमबीबीएस डॉक्टर को हमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है, मतलब, और केस वर्स होता जा रहा है. तो हम क्या करते हैं? पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में भेज देते हैं, बड़े हॉस्पिटल में. जैसे कि बड़े हॉस्पिटल्स, आप कोई भी नाम ले सकते हो अपने इंडिया के हिसाब से. अपोलो हॉस्पिटल्स में भेज देते हैं या कहीं और भेज देते हैं. तो हम पेशेंट को वहां पे भेजते हैं, पेशेंट वहां से ठीक होके बेटर हो जाता है. तो हमारा लेटर क्या आता है कि हम ऐसे अपोलो हॉस्पिटल में ही नर्स हैं, समझो कि हम वहां पे नर्स हैं. तो हमें जीपी को लेटर लिखना होता है कि आपका पेशेंट जो आपने हमारे पास भेजा था वो ठीक हो गया है, और हम आपके पास वापस भेज रहे हैं. तो इसी को तो हम रेफर्ड बैक लेटर कहते हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आया था प्रॉब्लम के साथ, आपने भेजा था, अब आपके पास भी वापस भेज रहे हैं. तो दूसरे तरीके का लेटर ये होता है जो रिपीट होने के लिए तैयार होता है. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन regarding regarding your patient. तो आपका ही पेशेंट है वैसे तो, या ऐसे लिख सकते हैं रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट. ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे और अच्छा हो गया. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर एक्स, हु वाज रेफर्ड टू अस ड्यू टू, जो भी उसको प्रॉब्लम थी. तो हम उसको बताते हैं, आपको याद है ना आपका रेफर्ड पेशेंट है जिसको आपने रेफर किया था इस चीज के लिए. पैसिव वॉइस, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताया ना, ये तो पहले ही लिख देना. पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट में, मतलब आपके द्वारा भेजा गया था. पैसिव वॉइस का मतलब होता है काम किसी के द्वारा हुआ है.
तो यानी कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर एक्स हु वाज रेफर्ड, आपके द्वारा रेफर किया गया था टू अस ड्यू टू दिस रीजन। नाउ हम बड़े हॉस्पिटल के नर्स हैं, नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, तो वो बेटर हो गया, तो हम तो उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। तभी तो ओईटी के लेटर रिपीट करते हैं, सिचुएशंस भी तो यही है ना जो कॉमनली रिपीट होती हैं। सो नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से नाउ हटा के देखते हैं, नाउ हटा देते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। नाउ बीइंग हिज जीपी, अब जीपी होने के नाते, क्योंकि आपने ही तो हमारे पास भेजा था, नाउ बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड केयर आफ्टर डिस्चार्ज। जो भी पेशेंट को रिक्वायर्ड केयर चाहिए वो आप दे देना, इस चीज को हम डिस्चार्ज बैक या रेफर्ड बैक लेटर कहते हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम द रिक्वायर्ड केयर आफ्टर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के बाद आप अपने पेशेंट को संभाल लेना। अब ऐसे केस में जब ये पेशेंट हमारे पास जीपी ने भेजा है, तो ऑब्वियसली सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री तो लिखनी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री जानता होगा, क्योंकि उसी का तो पेशेंट है। तो ऐसे लेटर में सेकंड पैराग्राफ सीधा ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन का बन जाता है। यही तो है ओईटी, व्हाट एल्स इज ओईटी, दैट इज इट। फिर आप लिखते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट वाज गिवन दिस एंड दिस थिंग, और लास्ट पैराग्राफ बनता है आफ्टर डिस्चार्ज यू आर। अब ये नॉर्मल डिस्चार्ज प्लान वाला लेटर बन जाता है। आफ्टर डिस्चार्ज ही शुड बी गिवन दिस एंड दिस थिंग, तो आप बता देते हो पेशेंट को ये चाहिए, काइंडली गिव हिम दिस थिंग। तो ऐसे आप जीपी को कह देते हो कि अब आप पेशेंट को ये दे देना, ही शुड बी गिवन दिस थिंग, काइंडली प्रोवाइड हिम दिस थिंग, काइंडली ड्रेस हिज वुंड, व्हाटएवर आपको जो भी लिखना है। सो ये सेकंड टाइप का रिपीटेड लेटर होता है। फिर थर्ड टाइप का लेटर होता है विजिट लेटर। विजिट लेटर क्या होता है, सपोज हम जीपी के पास काम करते हैं, पेशेंट का जीपी नहीं, नॉर्मल जीपी, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है या कोई भी एमडी है, या हम किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, और पेशेंट एडमिट होने के बजाय हमारे पास विजिट करता है, मतलब उसकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है तो विजिट्स में आता है हमारे पास, तो उसे विजिट लेटर बोल देते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्शन वाली बात नहीं है कि अगर आप सोचो कितने टाइप के लेटर होते हैं, सिचुएशन होती है। तो पेशेंट सबसे पहले मतलब मान लो 12 जनवरी को आता है, फिर 18 जनवरी को आता है, फिर 28 जनवरी को आता है। जो भी लास्ट डेट होती है वो टुडेज डेट होती है, टुडे डेट मान लो, इसके बाद कोई डेट नहीं दी, तो ये जो लास्ट डेट है ये हो गई टुडेज डेट। ठीक है, तो 28 जनवरी। अब मैं इस लेटर को कैसे लिखूंगा, और उसके बाद टुडे विजिट के बाद अब होगा क्या, अगर आज की विजिट ही मेन पर्पस होता है। टुडे विजिट में अगर पेशेंट की कंडीशन 12, 18, 28 को वर्स होती जा रही है, इफ इट इज गेटिंग वर्स, तो ही तो हम क्या करेंगे, तो हम एक सीनियर डॉक्टर के पास भेजेंगे, स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। तो विजिट लेटर मेजरली स्पेशलिस्ट के लिए आते हैं। तो इसमें कैसे लिखते हैं, तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन, सिंपल, इज बीइंग रिटन, इसमें पास्ट का शुरू में मत लिखो, रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। ध्यान से इस वीडियो को बार बार रिपीट करना, आपको कभी ओईटी लेटर राइटिंग में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। सिंपल, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स। तो आज का प्रॉब्लम फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस के लिए होता है, तो आज का पर्पस जो भी उसको होगा, मान लो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कॉम्प्लिकेशन हो गई है डायबिटीज में। दिस लेटर मिस्टर एक्स हु हैज बीन, पैसिव वॉइस, वॉज की जगह प्रेजेंट में हैज बीन यूज किया जाता है। अगर ये पास्ट विजिट होती तो मैं कहता हु वॉज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेन डिजीज जो भी आज की होगी वो लिख दूंगा। लेकिन अगर ये आज की विजिट की बात कर रहा हूँ तो वही पैसिव वॉइस वॉज प्लस थर्ड फॉर्म की जगह बन जाता है हैज बीन। बस ये दो ग्रामर के आपको याद करने, इसके अलावा कोई ग्रामर नहीं होती ओईटी में। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, देयरफॉर he is being referred under your expertise. On urgent basis. बस इतने से ही तो लेटर है, बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेजर टाइप्स के लेटर होते हैं जो ओईटी में आ सकते हैं। इसीलिए जब मैं आपको कहता हूँ कि एग्जाम में ये आ सकता है वो आ सकता है, जैसे इस बार कम्युनिटी वाला लेटर आ चुका है, तो मेरे को उम्मीद है कि मोस्ट प्रोबेबली तो डिस्चार्ज बैक लेटर आएगा, रेफर्ड बैक लेटर आएगा। इसके अलावा नहीं तो फिर ये लेटर आएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला लेटर आएगा। सो दैट इज हाउ आई मेक माई गेस वर्क। तभी आपको वो लगता है कि वो लेटर
मैं बता रहा हूँ, बस सिचुएशंस यही होते हैं हमारे पास। अब आता है सर ये तो रेफर्ड बैक लेटर है, डिस्चार्ज बैक लेटर का मतलब क्या है? डिस्चार्ज बैक का मतलब ये डिस्चार्ज बैक डॉक्टर को नहीं किया जाता। डिस्चार्ज बैक का मतलब है कि जिस जगह से वो आया है वहीं पे वापस जाएगा। मतलब ये एक ऐसा पेशेंट होता है जो नर्सिंग होम में रह रहा होता है, मान लो कि 5 सालों से रह रहा है, लेकिन अभी उसको कोई वायरल कंडीशन होगी है जो कि कॉम्प्लिकेशन होगी, क्योंकि मान लो वो 72 ईयर ओल्ड पेशेंट है, तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी है। तो मैं ऐसे में लिख तो हम डिस्चार्ज बैक लेटर में लिखते हैं, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स। इसको यहाँ पे पेशेंट की जगह रेजिडेंट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहने वाला बंदा है। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेजिडेंट मिस्टर एक्स who was admitted to our hospital due to worsening of viral condition या due to worsening of condition due to worsening of symptoms, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में जो भी वहां पे दिया होगा, ये तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये तो वहां पे दिया होगा कि क्यों एडमिट हुआ था, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल। फिर सेम आफ्टर ट्रीटमेंट, आप यहाँ पे हॉस्पिटल के नर्स हो, आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग discharged back to the nursing home। तो नर्सिंग होम वालों को लेटर लिख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आपका पेशेंट आपके नर्सिंग होम में वापस भेज रहे हैं। सो द पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम। अब यहाँ पे कभी भी ऐसे नहीं लिखना सो ही इज बीइंग रेफर्ड टू, क्योंकि आपने बता दिया ही इज बेटर सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज बैक टू द नर्सिंग होम। वंस, ये सीख लो, वंस ही रीचेस बैक यू आर एडवाइज्ड। तो क्योंकि ये नर्सिंग होम वाले हैं, इनको आप एडवाइस कर सकते हो रिक्वेस्ट की बजाय, क्योंकि ये जीपी नहीं है। सो वंस ही रीचेस बैक यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। इस तरीके के लेटर ओईटी में मेजरली आते हैं। सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ मेजर लेटर्स जो आते हैं। तभी तो मेरे लिए आपको बताना आसान होता है, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है कि या तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेटर आएगा, सोशल वर्कर को लेटर आएगा, यानी कि डिस्चार्ज वाला लेटर आएगा। सेकंड लेटर यानी कि रेफर्ड बैक लेटर आएगा, इसकी जगह डिस्चार्ज बैक भी आ सकता है। इसमें भी आपको सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखनी, क्योंकि पेशेंट वहीं तो रहता है, 5 सालों से वहीं रह रहा है, 5 सालों से वहीं रह रहे हैं, उनको सब पता होगा उसके बारे में, जैसे जीपी को सब पता होता है। फिर एक तीसरे तरीके का लेटर रहता है विजिट लेटर, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ सिर्फ टुडे विजिट पे बनता है, पास्ट का कुछ नहीं लिखना होता। फिर आप आराम से सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखते हो इस लेटर में। प्लीज अच्छे से लिखना सोशल हिस्ट्री, और अच्छे से सुनना इस वीडियो को, बहुत काम आएगी आपके, ये आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी कि प्रैक्टिकल कैसे सोचना आपको पता लग जाएगा। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे, फिर सिंपल लेटर शुरू कर दोगे ऑन फर्स्ट विजिट, फिर क्रोनोलॉजिकली चलोगे, ऑन फर्स्ट विजिट दिस एंड दिस हैपेंड, ऑन सेकंड विजिट दिस एंड दिस हैपेंड, ऑन थर्ड विजिट यानी कि टुडे दिस एंड दिस हैपेंड। सो ऐसे फ्लो में ये लेटर चलेगा। बस पहले में पर्पस में टुडे विजिट, फिर सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री, फिर पहली विजिट से शुरू हो जाओ, ऑन फर्स्ट विजिट, ऑन सेकंड विजिट, ऑन थर्ड विजिट। सिंपल, ये होते हैं विजिट लेटर। इन 4 लेटर्स के मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेपर में आने के। सो दैट इज हाउ वी नो दैट दीज काइंड ऑफ द लेटर्स वुड रिपीट, बिकॉज दीज आर द ओनली काइंड ऑफ कंडीशंस व्हिच नॉर्मली एग्जिस्ट। हाँ, इसके अलावा कुछ अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे इस हफ्ते में आपने लेटर किए, देयर कैन बी अदर कंडीशंस कि फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिखना पड़ सकता है। आप बड़े हॉस्पिटल में हो, कोई पेशेंट आपके पास फ्रैक्चर करवा के आया था, आपने ठीक कर दिया, लेकिन उसको फिजियोथेरेपी चाहिए, और आपने हॉस्पिटल में भी समझो फिजियोथेरेपी दी थी, तो ये भी तो सिचुएशन है ना, इसको भी सिचुएशन की तरह समझो। लेटर को ग्रेड करना इतना जरूरी नहीं है, आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि रेफर्ड बैक है या डिस्चार्ज बैक है, आपको तो ग्रामर ठीक लिखनी है और लेटर को खत्म करना है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स who was admitted to our hospital due to fracture। तो दिया फ्रैक्चर के कारण आया है, मिस्टर एक्स है जी, who was admitted to our hospital due to fracture आफ्टर ट्रीटमेंट या आफ्टर सर्जरी या आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर सर्जरी हुई तो सर्जरी वर्ड लिख सकते हैं, जो वहां पे वर्ड दिया है आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर,
but he is facing problem in walking and is having pain ड्यू टू whiplash इंजरी। मतलब मैं जनरली कह रहा हूँ, अपने आप नहीं बनाना, ओईटी में कुछ भी अपने आप नहीं, ये दिया होगा कि उसको मेन प्रॉब्लम को पकड़ो, कि उसको प्रॉब्लम उसको चलने में आ रही है और उसको पेन है, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू। फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिखकर रेफर्ड टू यू फॉर फिजियोथेरेपी, खत्म लेटर ना, दैट्स इट। इसके अलावा लेटर क्या आ सकता है? लेटर साइकेट्रिस्ट को आ सकता है। साइकेट्रिस्ट को क्या आ सकता है? मान लो उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और अब उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, तो उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो मैं कह देता हूँ दिस लेटर इज बीइंग रिटन। आप समझो, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेक इट वेरी सिंपल। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स who was diagnosed with acute maniac episode, who was diagnosed with acute maniac episode। अगर ये विजिट लेटर होगा तो सिंपल है, साइकेट्रिस्ट को है, विजिट लेटर है तो आज की विजिट में जो प्रॉब्लम होगी, तो विजिट लेटर में टुडे विजिट का ही लिखना है, प्रेजेंट में वॉज की जगह हैज बीन कर दिया, बाकी सब सेम। हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद एक्यूट मैनिक एपिसोड, therefore he is being referred under your expertise on urgent basis, क्योंकि एक्यूट है तो इमरजेंसी में उसी टाइम जाएगा, therefore he is being referred under your expertise अर्जेंट बेसिस। एक्यूट प्रॉब्लम है तो अर्जेंट बेसिस पे जाएगा, ये दिया होगा वहां पे। इसमें भी कोई आप अपने आप नहीं लिख रहे, दिया होगा। अगर सोचो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है तो आप सेम लिखोगे, बाकी सेम, सिर्फ पास कर दोगे हु वाज डायग्नोज्ड विद, जो भी उसकी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन। फिर आप कहोगे ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई है, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। साइकेट्रिस्ट को लेटर लिखते हो ना, साइकेट्रिस्ट को तभी लेटर लिखोगे जब ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुई है। इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड। सीधी बात लिखो यार, बिल्कुल प्रैक्टिकल, हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड, देयरफॉर ही नीड्स एन एक्सपर्ट एडवाइस एंड ओपिनियन फॉर विच ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू। हमने ट्रीटमेंट करके देख ली है, हम तो छोटे हॉस्पिटल में, हम तो जीपी के नर्स हैं। तो सर हमारे पास पेशेंट डिप्रेशन के साथ आया था, ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी, इवन वर्ड, बावजूद भी, इवन आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन हैज नॉट इम्प्रूव्ड, देयरफॉर ही नीड्स एन एक्सपर्ट एडवाइस, उसको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, सी वाला, एंड ओपिनियन फॉर विच ही इज बीइंग रेफर्ड टू यू। बस ये हो गया लेटर। सिचुएशन के हिसाब से लिखना है, आपके टेंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, प्रेजेंट के लिए हैज बीन और पास्ट के लिए वाज प्लस थर्ड फॉर्म। प्लीज प्लीज इस वीडियो को लिख के देखना। देखो हमने सिर्फ 20 मिनट्स ये बात की है और ऑलमोस्ट सारे लेटर कवर कर लिए, सारे, ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, ऑर्थोपेडिशियन के पास देख लेते हैं। समझो कि ऑर्थो के पास पेशेंट क्यों जाएगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, तो बस उस लेटर को यही लिख दूंगा ना, दिस लेटर इज बीइंग रिटन। This letter is being written regarding Mr. X who was presented to us। अपने आप तो आएगा नहीं, यहीं पे तो पैसिव वॉइस का रोल होता है। नॉर्मली हम लिखते हैं who presented, जो अपने आप आया, लेकिन अगर फ्रैक्चर करवा के एक्सीडेंट के बाद आया है तो यहीं पे तो आपके ग्रामर के मार्क्स मिलेंगे। प्लीज इसको ध्यान से सुनना कि उसको किसी के द्वारा लाया गया, ये बन गया पैसिव, क्योंकि वो अपने आप आ ही नहीं सकता था, फ्रैक्चर्ड केस है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज प्रेजेंटेड टू अस ड्यू टू एन एक्सीडेंट। आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस या आफ्टर एक्सरे, जो भी वहां पे दिया होगा, he has been found with fracture। Therefore he is being referred under your export, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिशियन हो, आपका ही तो काम है। Therefore he is being referred under your expertise। हमारे पास लेके आए थे
हमें पता लग गया फ्रैक्चर है इन्वेस्टिगेशन से, हम तो आपके एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं ऑन अर्जेंट बेसिस। फ्रैक्चर केस है, हम क्या करें, आप ऑर्थोपेडिशियन हो, आप संभालो। सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, इट्स वेरी सिंपल, बेसिक फंडामेंटल्स, और आप सब कर सकते हो। आज इसको ओईटी का लेटर समझने की बजाय जब आप पेपर में बैठोगे या जब आप अब अटेम्प्ट करते हो, इसको ओईटी का लेटर और प्रेशर लेने की बजाय बस समझो कि एक पेशेंट है और सिचुएशन है। आपको लेटर लिखने को बोला है उस बंदे को जो उस सिचुएशन को रिजोल्व कर सकता है, तो वो कहानी को लिखना है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। 20 मिनट्स में आप पूरे ओईटी को कंप्लीट कर सकते हो अगर आप अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग कर लो। इफ योर ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल इन राइटिंग। इट्स जस्ट अबाउट योर ग्रामर, अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन। आपको कितना मर्जी मुश्किल लेटर आए, जैसे आज का लेटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जितना मर्जी, आपको सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतना क्लियर मैसेज जाएगा, और जितना क्लियर मैसेज जाएगा उतना ही अच्छा ओईटी का राइटिंग बन जाएगा। क्योंकि ओईटी का राइटिंग इज नॉट लाइक आईएलटीएस और पीटी जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स करना है सिचुएशन को, आपको तो बल्कि सिचुएशन को आसान करना है कि भाई डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है, आप ये कर दो, या कम्युनिटी नर्स को मैम ये प्रॉब्लम है, ये कर दो, इसको फॉलोअप केयर प्रोवाइड कर दो, वैसे पहले से बेटर है, उसको ये कर दो। दैट्स प्रीटी मच इट, दैट्स ओईटी, सच अ सिंपल टेस्ट। दैट इज व्हाई राइटिंग इज सो सिंपल। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.